Welcome बच्चों in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to start next lecture of NCERT series. So topic of our lecture is pollen grain. आप सभी जानते हैं ये वाला पूरा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच pollen grains are formed. pollen grains formed होते हैं जिसके थ्रू. इसलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब पोलन ग्रेन के सारे फीचर्स पढ़ेंगे. बड़ी डिटेल में हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, NCERT ओपन कर लीजिए. NCERT ओपन कर लीजिए, हाइलाइटर साथ में ले लीजिए. हाईलाइट करते हुए पढ़ते चलना है. एक नोटबुक अपने पास रख लीजिए, टेबल और चेयर पर बैठ जाइए अटेंटिव होकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलना है. देखिए पोलन ग्रेन क्या होता है. द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है. विराट कोहली किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं. विराट कोहली जो हमारी क्रिकेट टीम में खेलते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. धोनी किसको रिप्रेजेंट करते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि किस टीम के लिए खेलते थे, इंडिया टीम के लिए खेलते थे. तो वैसे ही पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को. पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को. सब चीज़ें क्लियर हो गई इस एग्जाम्पल से, तो आपको सब क्लियर होना चाहिए. ठीक है, सोना नहीं है किसी को, जाग जाना है. इफ़ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशंस ऑफ येलोइश पाउडर पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स. हिबिस्कस कहते हैं बेटा गुड़हल के फ्लावर को. गुड़हल का फूल आपने देखा है, तो आप क्या कीजिए, गुड़हल का फूल लीजिए. गुड़हल का फूल लेने के बाद आप क्या कीजिए, उसके एंथर को टच कीजिए. एंथर कौन से वाला एंथर होता है, इस तरीके का जो एंथर होता है उसको टच कीजिए. उस पर येलो येलो पाउडर होता है, वो आपकी फिंगर पर आ जाएगा. येलो पाउडर कहाँ जाएगा, फिंगर पर आ जाएगा. येलो पाउडर कहाँ जाएगा, फिंगर पर आ जाएगा. फिंगर पर आते ही क्या होगा, आपकी फिंगर पर जो भी पाउडर आया है उसका क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक स्लाइड लेनी है. क्या लेनी है, स्लाइड. चलिए एक स्लाइड बना लेते हैं. ऐसी आपको एक स्लाइड लेनी है, बायोलॉजी लैब में होती है स्लाइड. ठीक है, स्लाइड लेने के बाद क्या करना है आपको, स्लाइड लेने के बाद आपको जो येलो येलो पाउडर आया है ना उसको ऐसे स्प्रिंकल कर लेना है, ऐसे छिड़क देना है स्लाइड पर. अभी क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी वाटर की ड्रॉप्स भी डाल देनी है, वाटर ड्रॉप्स. तो वाटर ड्रॉप्स हो गई और येलो पाउडर हो गया. ठीक है बेटा, फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी. फिर आपको इसे कवर स्लिप से कवर कर देना है. कवर स्लिप लेनी है और आपको इसे कवर कर देना है. कवर करने के बाद आपको क्या करना है, कवर करने के बाद कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाना है. अंदर मीन्स जो बेस होता है जहाँ पर स्लाइड रखते हैं वहाँ लेकर जाना है. क्या करना है वहाँ पे आपको, भाई आईपीस होता है माइक्रोस्कोप में, आईपीस होता है कि नहीं होता है, यस मैम होता है. क्या करते हैं आईपीस से, आईपीस से हम अक्सर आईज उसके ऊपर रखकर और देखते हैं. क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, स्लाइड के अंदर यहाँ क्या ऑब्जर्व हो रहा है वो चीज़ें देखते हैं. तो कैसा आपको ऑब्जर्वेशन होगी, देखिए आपको किस तरीके की ऑब्जर्वेशन होने वाली है. आपको जो एक पोलन ग्रेन है, सिंगल पोलन ग्रेन जो आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ऐसे आपको दिखाई देगा. बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा. क्या होगा, न्यूक्लियस. यहाँ क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा.
तो जैसे ही आप पॉलन ग्रेन को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे अपने आईज के थ्रू, तो आपको जो ये डॉट डॉट है ना, ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है, वो जो डॉट है वो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देने वाली है? देखिए, पॉलन ग्रेन में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई देने वाली है। ये जो आउटर लेयर होती है इसको एक्साइन कहते हैं, EXINE, एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। आउटर लेयर एक्साइन किसकी स्ट्रक्चर है? ये पॉलन ग्रेन की। होल स्ट्रक्चर किसकी है? पॉलन ग्रेन। लिख लीजिए PG। जो इनर स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये वाली, इसको कहते हैं इंटाइन, INTINE, इंटाइन। जो बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस, N, न्यूक्लियस है। यहाँ पर ये क्या है? ये वाला पोर्शन जर्मपोर, GP। ये सब स्ट्रक्चर आपको कब दिखाई देंगी? जब आप अंडर माइक्रोस्कोप देखने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। तो आप क्या कीजिएगा, एक गुड़हल का फूल अपने बायोलॉजी लैब में ले जाइएगा, उसका जो एंथर पे येलो पाउडर होता है उस येलो पाउडर को स्लाइड पर रख के ऑब्जर्व करके आप अंडर माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी कीजिएगा। तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि वाकई में जैसे मैम ने बताया था उसी तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना था हमें इसको। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। भाई पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं, पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक ही पॉलन ग्रेन का साइज़ कितना बड़ा है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन का साइज़ इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, और छोटे छोटे भी पॉलन ग्रेन है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। सो पॉलन ग्रेन का जो साइज़ होता है बेटा वो डिफरेंट होता है। पॉलन ग्रेन साइज़ डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब यानी अगर आप गुड़हल का फूल लेंगे तो उसका पॉलन ग्रेन डिफरेंट होगा, अगर आप गुलाब का फूल लेंगे तो उसका पॉलन ग्रेन डिफरेंट होगा, चमेली का फूल लेंगे उसका पॉलन ग्रेन डिफरेंट होगा, साइज़ में, कलर में, शेप में। NCERT आपको बता भी रही है, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैराइटीज ऑफ आर्किटेक्चर्स, शेप, साइज, कलर्स, डिजाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। सो फिगर 2.4 फिगर में आप देख सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन की साइज होती है, कलर होती है, शेप्स होती है, वो डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। वो डिपेंड करता है प्लांट की स्पीशीज पर। गेट इट माई पॉइंट? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद आप देखिएगा जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन की साइज़ कितनी होती है, पॉलन ग्रेन की कितनी लेयर होती है और उनके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। कितनी होती है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर, माइक्रो की जगह अगर हम इसकी पावर लिख देंगे तो फिर हम एक m को हटा सकते हैं। कैसे? 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि एक पॉलन ग्रेन की जो साइज़ होती है 25 10⁻⁻6 मीटर से 50 10⁻⁻6 मीटर हो सकती है। ये साइज़ हो सकती है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा NCERT में। NCERT में जो चीज़ें बता रही हूँ ना मैं आपको, जहाँ छोटा छोटा गैप मिलता है ना वहीं पर एरो लगाकर पॉइंट को मेंटेन कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं पता होता कहाँ से कब कैसे आ जाए। साइज़ आपको समझ आ गया, इतना साइज़ होता है किसका? पॉलन ग्रेन का। उसके बाद देखिएगा इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, यानी पॉलन ग्रेन की कितनी वॉल होती हैं? कितनी वॉल होती हैं? 2 वॉल होती है। अभी तो आपकी मैम ने बताया था। एक क्या होती है? एक्साइन होती है। दूसरी क्या होती है? इंटाइन होती है। लिख लीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए और लिखिए, पॉइंट्स बना करके लिखिए। सोना नहीं है, जागना है, अटेंटिवनेस के साथ पढ़ना है। देखिए अगर अटेंटिवनेस नहीं रहेगी ना तो आपको 360 में से 360 कोई नहीं दिला सकता। सोते हुए नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहिए, अटेंटिव मोड पर। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है वो अटेंटिव होनी चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं तो आने हैं। ठीक है, तो फिर आपको वो अटेंटिवनेस दिखानी पड़ती है। चलिए देखिए
कितनी लेयर होती है बेटा? 2 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं? आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं। एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन क्या है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। स्पोरोपोलिनिन क्या है? मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। रेसिस्टेंट का मतलब होता है जो हाई टेम्परेचर पर भी डिग्रेड नहीं होता है। हाई पीएच पर डिग्रेड नहीं होगा, लो पीएच पर डिग्रेड नहीं होगा, हाई एसिडिक नेचर में डिग्रेड नहीं होगा, लो एसिडिक नेचर में डिग्रेड नहीं होगा। रेसिस्टेंट का मतलब समझिए आप क्या होता है। रेसिस्टेंट का मतलब समझिए आप क्या होता है। आप एक पत्थर ले लीजिए, भाई पत्थर तो सबने देखे हैं जिसको स्टोन बोलते हैं, या आप एक मार्बल ले लीजिए जिसको कंचा बोलते हैं। आप उसे पानी के अंदर डाल दीजिए। आपने एक गिलास लिया या बीकर लिया और कंचे को पानी में डाल दिया, यानी मार्बल्स को पानी में डाल दिया। क्या मार्बल्स का कुछ हुआ? मार्बल का कुछ हुआ? पानी मार्बल का कुछ बिगाड़ पाया? नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि मार्बल स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो रेसिस्टेंट था। किसके प्रति? वाटर के प्रति, H2O के प्रति रेसिस्टेंट था। वाटर कुछ कर ही नहीं पाया। तो उसी तरीके से क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन की जो लेयर होती है, पोलन ग्रेन की जो लेयर होती है एक्साइन, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और वो एक रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो हाई पीएच पर, हाई टेम्परेचर पर या स्ट्रॉन्ग एसिड में या स्ट्रॉन्ग एल्काइली में डाइजेस्ट नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता है। नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स, कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। तो एंजाइम भी क्या नहीं कर सकते हैं बेटा? डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। किसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं? किसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं? एक्साइन को डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। किसको डिग्रेड नहीं करेंगे? एक्साइन को। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन का बना है। कब ये अपने आप को मैनेज करता है? हाई एंजाइम एक्टिविटी में भी, हाई टेम्परेचर पर मैनेज करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी मैनेज कर लेता है, यानी खुद को डैमेज नहीं होने देती। कौन? एक्साइन। गोड ने एक्साइन को इतनी सुपरफिशियल पावर क्यों दी है? सुपरफिशियल पावर क्यों दी है? भाई गॉड ने आपको तो 2 हैंड्स दिए है ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, 2 आइज दी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरी बॉडी दी है कि नहीं दी है ना, लेग्स भी दिए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इनके पास तो ना ही आइज़ है, ना ही हैंड्स है, ना ही लेग्स है कि खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इनके पास है क्या? इनके पास ये एक्साइन लेयर है। क्या है बेटा? एक्साइन लेयर। और इस एक्साइन लेयर में क्या है? स्पोरोपोलिनिन है। स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? स्पोरोपोलिनिन इसको हाई टेम्परेचर से बचाता है। H मीन्स हाई और T फॉर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से बचाता है। कौन? स्पोरोपोलिनिन। किसको? जो इसके अंदर न्यूक्लियस है। बेटा सब चीज़ें किसको प्रोटेक्ट कर रही है? एक्साइन किसको प्रोटेक्ट कर रही है? एक्साइन भी न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही है। इंटाइन किसको प्रोटेक्ट कर रही है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही है। न्यूक्लियस को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि इसमें होता है जेनेटिक मटेरियल जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ही तो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। तो बेटा जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, पोलन ट्यूब के थ्रू यही ओवरी के अंदर जाता है और एग के साथ फ्यूज़ होता है और फिर जाइगोट को बनाता है। तो ये सारा प्रोसेस इसको बचाने के लिए चल रहा है। स्पोरोपोलिनिन इसलिए हार्ड होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलिए। कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं करेगा। पोलन ग्रेन्स एक्साइन्स हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कोल्ड जर्म पोर। तो जर्म पोर्स भी हमने आपको बताई कि जहाँ से जर्म पोर्स बनकर चलती है उस प्लेस को जर्म पोर कहते हैं। वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। पूछा जा सकता है कि एक्साइन में कौन सा प्लेस होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है? जर्म पोर में। जर्म पोर में नहीं होता है। पोलन ग्रेन्स आर well, the exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. Why do you think the exine should be hard? यानी आप इस बारे में क्या सोच सकते हैं कि एक्साइन क्यों हार्ड होती है, क्यों टफ होती है? ये क्या सोचना? टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियस, टू प्रोटेक्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड होती है, ये सोचिए आप बस इतना। और जो स्पोरोपोलिनिन के जो एटम्स होते हैं वो आपस में हाई बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जो बॉन्ड होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो हार्ड होता है। ठीक है बेटा, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद देखिए पोलन ग्रेन्स
के बाद देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, जर्म पोर के फंक्शन को समझिए जरा बेटा। जर्म पोर का फंक्शन होता है पोलन ट्यूब को ग्रो कराना। ये आपकी जर्म पोर है जो एग्जाइन से जुड़ी हुई है ना, ये पोलन ट्यूब को बनाती है। और यहाँ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल इसी के थ्रू बाहर जो निकलता है, पोलन ग्रेन से बाहर निकलता है। और यही पोलन ट्यूब एंट्री लेती है ओवरी में। कहाँ एंट्री लेती है, ओवरी में। तो ये इसका फंक्शन हो गया, फंक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप देखिएगा द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। इट इज़ थिन, ये थिन होती है भाई, याद रखना। इंटाइन थिन होती है, एक्साइन हार्ड होती है। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इंटाइन सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। चलिए इसके लिए आपको एक न्यूमोनिक बता देते हैं हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं लर्न करने के लिए कि इसको कैसे याद किया जाएगा। आपको क्या लिखना है, इस साइड पे आप लिख लीजिए एक्साइन, एक्साइन, और यहाँ लिख लीजिए स्पोर। एक्साइन स्पोर लेकर गई, एक्साइन स्पोर लेकर गई, एक्साइन स्पोर लेकर गई। तो आपको याद रखना है एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। एक्साइन स्पोर लेकर जाती है यानी स्पोरोपोलिन की बनी होती है। एक्साइन स्पोर लेकर जाती है यानी एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अब आप आ जाइए इंटाइन। आप इंटाइन को ऐसे याद रखेंगे, इंटाइन ने कैप लगाई, इंटाइन ने कैप लगाई, सीपी कैप। इंटाइन ने कैप लगाई, इंटाइन ने कैप लगाई यानी इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। C4 सेलुलोज, P4 पेक्टिन, C4 सेलुलोज, P4 पेक्टिन। इंटाइन ने कैप लगाई यानी इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। याद हो गया, नहीं हुआ? याद हुआ ना? तो आपको क्या रखनी है, ट्रिक को लर्न रखनी है। एक्साइन स्पोर लेकर गई यानी एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी है। इंटाइन कैप लगा कर रखती है यानी इंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इंटाइन थिन भी होती है। कैसी होती है? थिन होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखिए द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो होता है पोलन ग्रेन का सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर होगा इसमें 2 सेल्स बन जाएंगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव। 2 सेल्स फॉर्म्ड हो जाएगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव। कौन कौन सी सेल बनेगी बेटा? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स बनेगी। अब ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स क्या करेंगी? वेजिटेटिव सेल्स इज बिगर, हैज़ abundant food reserve and a large irregular shaped and nucleus। वेजिटेटिव सेल्स बड़ी होगी, उसमें फूड इकट्ठा हो जाएगा और इरेगुलर शेप हो जाएगी न्यूक्लियस की। क्या हो जाएगी? इरेगुलर शेप। द जनरेटिव सेल्स इज स्मॉल, जनरेटिव सेल स्मॉल होगी, फ्लोट्स ऑफ इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्लोट होता रहेगा। वेजिटेटिव सेल vegetative cell it is spindle shaped with dense cytoplasm and in a nucleus। the generative cell is small and floats in the cytoplasm। cytoplasm में float होती रहेगी generative cells, तैरती रहेगी। float का मतलब होता है बेटा तैरना। float का मतलब क्या होता है? तैरने से होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। एक और मुझे आपको यहाँ पर बात बतानी थी, मुझे ये भी आपको बात बतानी थी कि ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा कि जो एक्साइन होती है और इंटाइन होती है किन किन मटेरियल से बनी होती है। पोलन ग्रेन में कितनी सेल्स होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE बोर्ड में। तो आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए लिख लीजिए वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP आप लिख लीजिए। ठीक है, तो पोलन ग्रेन में कितनी सेल्स होती हैं बेटा? 2 सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक होती है वेजिटेटिव मैम, एक होती है जनरेटिव। वेजिटेटिव इज अ लार्ज, वेजिटेटिव बड़ी होती है, जनरेटिव छोटी होती है। वेजिटेटिव की शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है और जो जनरेटिव होती है उसकी शेप स्मॉल होती है, वो फ्लोट होती रहती है साइटोप्लाज्म में। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड इन अ न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप्ड होती है इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी
60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज, यानी 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन दो सेल से मिलकर बने होते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द generative and cell divides mitotically to give rise to the two male gametes before pollen grains are shed 3 cell stage। यानी कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो 3 सेल्ड होते हैं। कितने कैसे होते हैं बेटा? 3 सेल्ड होते हैं। अभी आप देखिएगा, आपको हम दिखाने वाले हैं, स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ से आप देखिएगा। आपको हमने क्या बताया था कि एक टेट्रेड बन जाता है, किसका? माइटोटिक डिवीजन के दौरान जो पोलन ग्रेन है वो टेट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। टेट्रेड मतलब आपको 4 सेल्स दिखाई देने लगती है एक ही सेल्स के अंदर, 1 2 3 4, इसको टेट्रेड कहते हैं। और इसमें से एक स्पोर बनता है जो कि एक मैच्योर स्पोर होता है। अब इस स्पोर को हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। इस पोलन ग्रेन में जैसे ही मैच्योरिटी आएगी, ये मैच्योरिटी आपको ऐसे दिखाई देगी कि इसमें 2 लार्ज वैक्यूल्स बन जाएंगे और न्यूक्लियस बन जाएगा। ये 2 लार्ज वैक्यूल्स हैं और ये न्यूक्लियस है। उसके बाद आप देखिएगा इसमें स्पिंडल फाइबर्स बन जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स किस में बनता है? न्यूक्लियस में बनता है। न्यूक्लियस क्या करने की कोशिश कर रहा है? सेल डिवीज़न करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है? सेल को डिवाइड कर रहा है। कौन कौन सी सेल बनाएगा? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो आप देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल क्या है? लार्ज है। जनरेटिव सेल्स क्या है? स्मॉल है। आप यहाँ समझ सकते हैं एंड लार्ज व्यू अ पोलन ग्रेन टेट्रेड स्टेजेस ऑफ अ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन। ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन किस किस तरीके से बनता है वो आपको सारी स्टेज दिखाई गई है। दिस इज़ अ स्टेज नंबर। अब ध्यान से समझिए आप एक बार और, आपको चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है। दिस इज़ अ स्टेज फर्स्ट, 2 3 एंड 4। 4 स्टेज के बाद आपको जो माइक्रोस्पोर है यानी पोलन ग्रेन है वो आपको मैच्योर दिखाई देगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? यहाँ तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए पॉइंट्स आपको। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको 2022 के आसपास का क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा गया था। पता होना चाहिए आपको। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कोज सीवियर एलर्जीज। सीवियर एलर्जीज को कोज करते हैं पोलन ग्रेन्स। बेटा पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? अभी आपको बताया ना, पाउडर की तरह होता था। गुड़हल का जो पोलन ग्रेन है जब हम टच करेंगे तो हमारी फिंगर पे येलो पाउडर आ जाएगा। तो जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ डस्ट की तरह होते हैं। तो जैसे ही हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू, जैसे ही हम इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो इनहेलेशन के थ्रू कुछ डस्ट माइक्रोस्पोर की हमारे लंग्स में चली जाती है और लंग्स में जाने पर अस्थमा को कोज करती है। किसको कोज करती है? अस्थमा को कोज करती है। और अस्थमा के कारण क्या होता है? हमें कफ होने लगती है, तो हमें एलर्जी हो जाती है। क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। तो चीज़ों को समझते हुए चलना है आपको, ठीक है? चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ना, चीज़ों को समझते हुए चलना है। कोज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंचियल अफेक्शन। भाई ब्रोंचियल अफेक्शंस क्या? जो ब्रोंचाई होते हैं लंग्स के, ये लंग्स होते हैं कि नहीं होते हैं? इस तरीके से आपके लंग्स होते हैं। और लंग्स में क्या होती हैं आपकी? इस तरीके से एल्वलाई होती है कि नहीं होती है, जिनको ब्रोंचियोल्स कहते हैं। तो ब्रोंचियोल्स के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स गए तो इसमें ये क्या हो गए? इन्फेक्टेड हो गए। सम पीपल ऑफन लीडिंग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंचिटाइटिस, इट मे बी ब्रोंचिटिस। तो ये डिजीज हो जाती है। कौन कौन सी डिजीज हो जाती है? अस्थमा, ब्रोंचिटिस, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इट मे बी मेंशन दैट पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, जल्दी से अंडरलाइन कीजिए। पार्थिनियम को बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप क्या कीजिए? अंडरलाइन कीजिए। जो पार्थिनियम होता है जिसको कैरेट ग्रास कहते हैं, क्या कहते हैं पार्थिनियम को? कैरेट ग्रास। दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेटेड विद इम्पोर्टेड व्हीट। यानी जब हम बाहर से गेहूं को खरीदते हैं तो उसके थ्रू आया था पार्थिनियम कैरेट ग्रास हमारी इंडिया में, और जिसने क्या किया था? पोलन एनर्जी को क्रिएट किया था, जिसकी वजह से क्या हो गई थी? पोलन एलर्जी। क्या हो गई थी? पोलन एलर्जी।
पोलन ग्रेन से क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, और क्या हो जाता है, ब्रोंचिटिस हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बातें क्लियर हैं यहाँ तक सभी को। उसके बाद आप देखिएगा पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, यानी पोलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं भर भर के। आप खुद ही सोचिए कि इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ है जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी, तो ये इसके अंदर भर भर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। तो फॉरेन कंट्रीज़ में ना बेटा पोलन ग्रेन्स की क्या बनाई जाती थी, टैबलेट्स बनाई जाती थी जो फूड सप्लीमेंट के थ्रू ली जाती थी, है ना, तो वो फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू ली जाती थी। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। क्या बनाई जाती है, टैबलेट्स भी बनाई जाती है पोलन ग्रेन की, और सिरप्स भी बनाई जाती है, अंडरलाइन कर लीजिए, इन द मार्केट, और अवेलेबल होती है मार्केट में। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। तो पोलन ग्रेन्स का जो कंजप्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, एथलीट्स करते हैं। एथलीट्स यानी जो रनर्स होते हैं, जो खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इनको लेते हैं। तो ऐसे ये प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, पोलन ग्रेन प्रोडक्ट्स, बी पोलन ग्रेन प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें ली जाती है, क्यों ली जाती है, क्योंकि ये रिच होते हैं। किस में रिच होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स में। किस में रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में। तो आज समझ आया आपको कि एनसीईआरटी बोर होने वाली चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी वो है जिससे आपको इंटरेस्ट तो आई आएगा, लेकिन ऐसी बातें आपको जानने को मिलेगी जो आप सोच ही नहीं सकते कभी। एनसीईआरटी में वो चीज़ें हैं जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma। यानी जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाएंगे, बिफोर दे लूज विएबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। यानी अगर ये अपनी विएबिलिटी को क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन विएबिलिटी। भाई पोलन ग्रेन्स कैसे विएबिलिटी को रिटेन करते हैं। विएबिलिटी का मतलब होता है स्पीशीज़ को पहचानना। मान लो ये स्टिग्मा है, आप बना लीजिए स्टिग्मा, और इस पर पोलन ग्रेन आया, तो आप ये मान लिए ये तो हिबिस्कस का स्टिग्मा है, और इस पर रोज़ का पोलन ग्रेन आ गया। किसका, रोज़ का। तो बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा ने पहचान लिया कि ये मेरी स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन नहीं है, मेरी स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन नहीं है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर आगे प्रोसेस नहीं होगा। द पीरियड फॉर विच pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। यानी जैसे ही pollen grain प्लांट से अलग होता है तो कुछ समय तक वो सेफ रहता है कि हाई टेम्परेचर पर रह लेता है, ह्यूमिडिटी पर रह लेता है, लेकिन जैसे उसको टेम्परेचर बेटा फेवरेबल मिलेगा ना और ह्यूमिडिटी मिलेगी, तो क्या अपने अंदर से क्या रिलीज़ करेगा, पोलन ट्यूब रिलीज़ करेगा। और पोलन ट्यूब को अगर ओवरी मिल गई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर ओवरी नहीं मिली तो पोलन ग्रेन वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा, डाई हो जाएगा। इन सम सीरियल्स मीन्स अनाज सच एज राइस एंड व्हीट यानी गेहूँ, पोलन ग्रेन्स लॉस विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में अपनी एक्टिविटी को क्या कर देता है, खो देता है। यानी जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 30 मिनट्स में अपनी विएबिलिटी को खो देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो उसके बाद आप देखिएगा क्या कह रहे हैं, इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी में आते हैं आपके कॉफ़ी आती है, आपका एप्पल आता है, और आपका जो ये होता है आड़ू ये आता है, लेग्यूमिनेसी में जितने भी आपके बीन्स होती हैं वो सब आती हैं, एंड सोलेनेसी में आपका जो पोटैटो होता है वो आता है,
जो आप वो खाते हैं ना, 10 भरी एक फ्रूट होता है ऑरेंज से कलर का, वो भी इसी के अंदर आता है। दे मेंटेन वेबिलिटी फॉर मंथ्स, यानी जो लेग्यूमिनेसी और रोजेसी के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, सोलेनेसी के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये 1 मंथ तक अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद भी 1 मंथ तक खुद को एक्टिव रख सकते हैं। यू मे हैव हियर्ड टू स्टोरिंग सीमेन स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यानी क्या कह रहे हैं कि आपको पता है, इतना तो आपने सुना ही है कि कुछ स्पीशीज़ के सीमन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन्स हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको हम बोलते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ फॉर ईयर्स, येस ऑफ कोर्स। यानी जिस तरीके से सीमन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसी तरीके से बेटा जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। किसके अंदर रखा जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन में जब हम उसको रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ कुछ क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पॉलन ग्रेन है वो किस चीज़ में हम प्रिजर्व करके रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। गेट इट माई पॉइंट। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स। और जब इनको स्टोर किया जाता है, जिस प्लेस पर स्टोर करते हैं उसको पोलन बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन बैंक्स कहते हैं। सिमिलर टू सीड बैंक। सिमिलर टू सीड बैंक कैसे होते हैं? सीड बैंक्स की तरह होते हैं, जहाँ पर गेहूँ, चावल, दाल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसी तरीके से पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। और इनको यूज़ किया जाता है क्रॉप को ब्रीड करने में, क्रॉप को ब्रीड करने में, उनकी वैरायटी को हाई लेवल बनाने के लिए जो पोलन ग्रेन हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतना क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में आपको जितना पढ़ाया गया उन्हीं चीज़ों को आपको लाइन टू लाइन अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। जो चीज़ें बताई गई हैं उसको आपको अंडरलाइन करनी है। जो पॉइंट्स लिखाए गए हैं NCERT में साइड बाय साइड आपको लिख लेने हैं, जहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा। रिवाइज करना है और जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर हम लेकर आएंगे MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे और बोर्ड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे कि किस लाइन से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के लेक्चर में आप इतना ही तैयार कीजिए।